हेलो एवरीवन, एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये पार्ट 19 तक पिछले वीडियो में हो गए थे। उसके बाद 20 क्वेश्चन है। एक क्लास में गर्ल्स का एवरेज मार्क्स या औसत मार्क्स दिए गए 73.2 और बॉयज के मार्क्स दिए गए इतने और क्लास का टोटल एवरेज है इतना। तो हमें रेशियो बताना है नंबर्स का बॉयज टू गर्ल्स। इस क्वेश्चन को एवरेज से भी कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स की संख्या पूछी गई है। बॉयज को मान लेंगे कि x है और गर्ल्स की संख्या मान लेंगे y, और गर्ल्स का औसत दिया गया है। इसमें कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे y का और बॉयज में करेंगे मल्टीप्लाई x का, तो सम निकालेंगे। तो इस तरह से दो इक्वेशन बनेगी। x और y की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पड़ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम मिश्रण से या मिक्सचर और एलिगेशन से करेंगे। बॉयज और गर्ल्स की संख्या पूछी है, तो सबसे पहले हम बॉयज ले लेंगे और गर्ल्स। बॉयज का एवरेज दिया गया है 71.8 और गर्ल्स का 73.2 और क्लास का कुल औसत दिया गया है 72.8। मिश्रण में जब भी कभी दो टाइप दिए गए रहते हैं और उनका टोटल भी दिया गया रहता है, तो उनका रेशो निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस हम राइट साइड में लिखते हैं। तो इससे हमें रेशो मिल जाता है। तो यहाँ पर बॉयज का नंबर निकालने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 73.2 में से माइनस करेंगे 72.8 को। 12 में से 8 4, यहाँ पर 0 बचे 0.4। और गर्ल्स में इन दोनों का डिफरेंस आपस में लेना है, तो 8 में से 8 0, फिर 0.2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 7 में 7 0, तो 1.0 मिला। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये 1 है। तो यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें मिल गया। बॉयज है 0.4 और गर्ल्स का 1। इस पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में एक 0 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार और 2 से 5 बार। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया 2:5। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक टीम में 12 प्लेयर्स हैं और उनका एवरेज वेट औसत भार दिया गया है 72 और जब वेट ऑफ कैप्टन के वेट को भी उसमें और इंक्लूड कर लिया जाता है तो औसत भार बढ़ जाता है 1 किलोग्राम। तो वेट बताना है कैप्टन का। पहले टीम में 12 मेंबर्स थे, बाद में एक कैप्टन और ऐड हो गया तो 13 मेंबर्स हो गए। और हम जानते हैं कि जब एवरेज में या औसत में हम कुल संख्या का नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सम के बराबर मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर हम वेट के सम को या भार के योग को बराबर रखेंगे। पहले औसत था 72 और कुल संख्या थी 12, तो ये 12 प्लेयर्स के भार का योग मिल गया, सम मिल गया। इसके बाद इसमें एक कैप्टन और आ गया। कैप्टन का भार वेट हमें मालूम नहीं, तो उसकी जगह पर हमने सी लिख दिया इक्वल टू। बाद में एवरेज एक बढ़ जाता है, पहले 72 था, एक जोड़ेंगे 73 हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम बढ़ने के बाद एवरेज हो गया 73 और कुल मेंबर्स हैं 13। ये बात का सम हो गया जब कैप्टन और आ गया था। तो यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे। 12 इंटू 2 24 की 4, 2 बचे 84 86 प्लस कैप्टन का वेट सी इक्वल टू 13 इंटू 3 39, 3 बचेंगे 13 इंटू 7 91 और 3 94। यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे। इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कैप्टन का वेट आ जाएगा 949 में से 864 माइनस करेंगे 9 में से 4 5, 14 में से 6 8 और यहाँ पर 0, तो कैप्टन का वेट आ गया 85। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं इस रेशो में 594 और इन सभी का टोटल अमाउंट है 206, मतलब बैग में टोटल रुपए हैं 206। तो हमें नंबर बताना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। बैग में 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के और 10 पैसे के, और इन सभी सिक्कों का नंबर्स का रेशियो संख्या का अनुपात दिया गया है 5 9 और 4। और बैग में टोटल अमाउंट कुल रुपए दिए गए हैं। हिंदी वाले क्वेश्चन में कुल रुपए ही नहीं दिए गए, इंग्लिश में दिया गया है 206, लेकिन इंग्लिश वाले को सही माना जाता है तो हम इंग्लिश से देखेंगे। टोटल अमाउंट है 206 और यहाँ पर हम इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करके 206 रुपए के बराबर में लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास संख्या भी मालूम है और सिक्के भी मालूम है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये रेशो में दिया गया है, कुल टोटल नंबर नहीं दिए गए हैं, तो जो कॉमन पार्ट है उसकी जगह पर हम x मान लेंगे, 5x 9x और 4x। लेकिन उसके पहले हमें जो पैसे दिए गए हैं इनको रुपए में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 206 रुपए में दिया गया है। या तो इन रुपए को पैसे में चेंज कर लें या फिर इन सभी पैसों को रुपए में चेंज कर लें। तो 50 पैसे के जब रुपए में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो यह आ जाएगा 0.5, ये रुपए हैं।
25 पैसे के सिक्के थे, रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। अब ये सिक्के हो गए 0.5 रुपए के, 0.25 रुपए के, और इसमें 100 से करेंगे तो 0.1 रुपए के। अब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 206 के बराबर आएगा, क्योंकि मान लो किसी बैग में 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो उस बैग में टोटल कितने रुपए होंगे? रुपए में जो सिक्के थे उसमें हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो बैग में 10 रुपए हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हम जितने रुपए के सिक्के थे उसमें कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। x मानकर भी कर सकते हैं और बिना x माने भी कर सकते हैं, तो हम x नहीं मान रहे हैं। 5 × 5 25 हो जाएगा, और 1 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 2.5। 25 का मल्टीप्लाई 9 में 225, और 2 के बाद पॉइंट है तो 25 के बाद पॉइंट 2.25, और 4 × 0.1 0.4। मतलब 50 पैसे के सिक्कों से इतना अमाउंट बनेगा, 25 पैसे के सिक्कों से इतने रुपए बनेंगे टोटल, और 10 पैसे के से इतने। इन सबको जब प्लस करेंगे तो 206 के बराबर आएगा, क्योंकि टोटल बैग में 206 ही हैं। अब प्लस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 2.5, 2.25 और 0.4। ये 5, 4 और 5 9 और 2 11, 1 बचा, 4 और 5 5.15, जो कि इक्वल है 206 के। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5.15 को डिवाइड में ले जाएं तो 1 इक्वल टू मिल जाएगा 206 डिवाइड में 5.15। इसको सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, तो इनटू में हम 100 लिख सकते हैं, 2 जीरो सेम बात है। 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार 100 गया, और 5 से 5 1 जा 5, 1 है तो 0 क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ, 0 लगाया, 5 3 जा 15। इसके बाद 3 से ये 103 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है 2 बार, ये 2 और 20, 2 × 20 40, तो 1 इक्वल टू मिल गया 40। यहाँ से हम सभी सिक्कों की संख्या बता सकते हैं। पूछा है 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के नंबर्स का रेशो क्या है? 9। तो जब 1 इक्वल टू 40 है तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 9 × 40 इक्वल टू 360। तो आंसर हो जाएगा 360, सेकेंड ऑप्शन। और अगर x मानकर करते तो भी इतना ही आता, रेशो था। अगर यहाँ पर हम x मानेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये 9x और ये 4x। रुपए निकालने के लिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, और इनटू में साथ में ये x भी आता, तो ये भी x हो जाता साथ में, और इसके इनटू में भी x होता। और जब प्लस करते तो 5.15 के साथ में x भी होता, 5.15x। इसको डिवाइड में लेके जाते तो ये x बचता, x की वैल्यू कितनी आ जाती? 40। x इक्वल टू 40 मिल गया, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या थी 9x, तो 9x में 9 इंटू करेंगे, x की वैल्यू x थी 40, तो आ जाएगा 360। नेक्स्ट है 20 लीटर का एक सॉल्यूशन है, एक विलेन है जो कि 90% प्योर है, 90% शुद्ध है। और शुद्ध है इसका मतलब क्या है? जिस चीज का सॉल्यूशन है वही 90% है, एसिड का है, अम्लीय का है, मतलब इसमें एसिड होगा 90% और बाकी बचा होगा अदर पार्ट, तो एसिड हो गया एक 90%, और इसके अलावा जो भी इसमें मिला होगा अदर पार्ट, मान लो कि वाटर है, पानी है, ये है शुद्ध और ये है अशुद्ध। ये 90% है तो बाकी बचा हुआ हो जाएगा 10%। यहाँ से हम इनका रेशो निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 9:1। ये परसेंट का रेशो है। और पूरा सॉल्यूशन कितने का है? 20 लीटर का, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 के बराबर आएगा। 9 + 1 10 इक्वल टू 20 आना चाहिए, 0 से 0 कैंसिल, 1 इक्वल टू 2 मिल गया। तो यहाँ से हम 9 इक्वल निकाल सकते हैं, 9 इक्वल 9 × 2 18। तो एसिड हो गया उसमें 18 लीटर, और बाकी बचा हुआ 2 लीटर का वाटर या अदर पार्ट जो भी है, मतलब इसमें 18 लीटर एसिड है और 2 लीटर वाटर है। अब इसमें कितना और एसिड मिलाया जाए कि एसिड 95% प्योर हो जाए, 95% शुद्ध हो जाए। मतलब एसिड जो है यहाँ पर हमें और कुछ मिलाना है, एसिड को कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए कि ये 95% प्योर हो जाए। और जब ये 95% है तो बाकी बचा हुआ 5% ये वाटर हो जाएगा। यहाँ से बाद वाला रेशो है ये, 5 से कैंसिल करेंगे 1 और 9, 19:1, ये बाद का रेशो मिल गया। और पहले का एसिड और वाटर ये है बाद का। अब इसमें एसिड मिला रहे हैं लेकिन वाटर को तो नहीं मिला रहे हैं, मतलब वाटर जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ से हम 1 के इक्वल में 2 लीटर लिख सकते हैं,
क्योंकि वाटर जितना पहले था उतना ही बाद में भी था, 1 = 2 मिल गया। यहाँ से हम बाद में जो एसिड था उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 = मालूम है, 19 = निकालेंगे तो 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 × 2 38। इसका मतलब बाद में सॉल्यूशन में एसिड हो गया 38 लीटर और पहले था 18 लीटर, मतलब कितना और मिला दिया, 38 - 18 20 लीटर। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। या फिर अगर इसको कंपेयर करके नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। एसिड कितना आया था 18 लीटर, वाटर या अदर पार्ट आया था 2 लीटर। ये हो गया एसिड और ये हो गया वाटर। अब इसने बोला है एसिड को और मिलाना है, तो एसिड मान लेते हैं कि हम x लीटर और मिला रहे हैं। वाटर को मिलाना नहीं है तो वो 2 ही रहेगा। और बाद में परसेंटेज हो रहा था 95%, एसिड 95% और वाटर 5%, ये रेशो आ गया। और ये भी रेशो ही था, ये भी रेशो ही था, इसलिए इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो भी 20 लीटर ही आएगा। नेक्स्ट है, एक शॉप में आईपैड और टैबलेट को बेचा जा रहा है इतने USD में, लेकिन साथ में आईपैड के लिए I लिख रहे हैं और टैबलेट के लिए T। तो I और T को दोनों साथ में बेचे जा रहे हैं कितने में, 59 USD में। ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। इफ आईपैड्स वर बॉट, अगर आईपैड को इतने रुपए में खरीदा जाता है, इतने USD में 39 में, मतलब आई के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 39 और इस पर 30% का प्रॉफिट मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस 39 है और 30% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आईपैड की हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। आईपैड की कॉस्ट प्राइस है 39 और इस पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने में बेची गई होगी ये, 130% में, डिवाइड में 100, ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस आईपैड की। 0 से 0 कैंसिल, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 39 में तो 117 की 7 11 बचे, 39 49 50 और डिवाइड में एक 10 भी है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 7 के बाद पॉइंट 50.7, ये सेलिंग प्राइस हो गई आईपैड की। और इन दोनों के साथ में कंबाइंड सेलिंग प्राइस दी गई है 59। तो यहाँ से हम टैबलेट की सेलिंग प्राइस, टैबलेट का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आई की जगह पर ये हो जाएगा 50.7 प्लस टैबलेट की मालूम नहीं है तो T = 59, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। T = या टैबलेट की सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, 59 में से माइनस कर देंगे 50.7 को। 59 था तो इसके बाद पॉइंट लगा सकते हैं, 10 में से 7 3 और ये 8 8.3, ये आ गई टैबलेट की सेलिंग प्राइस 8.3। और टैबलेट्स परचेज किया जाता है 11 USD में, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गई। तो हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है टैबलेट के लिए ही। टैबलेट की सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कम में बेचा है मतलब लॉस हो जाएगा, और लॉस कितने का होगा, 11 में से 8.3 को माइनस कर दें, 10 में से 3 7, 10 में से 8 2, 2.7 का लॉस हुआ। पर ये रुपए में आया है, हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड करेंगे हम कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस है 11 और परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में एक 10 आ जाएगा, 0 से 0 27 और 0, ये हो जाएगा 270 डिवाइड 11। 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार 22, 5 बचेंगे तो 50, तो 4 बार चला जाएगा 44, 6 बचेंगे तो 60, तो 11 से 5 बार हो जाएगा 55, तो 24.5% का लॉस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा लॉस हानि 24.55, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं 10 से लेके 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर्स का एवरेज या औसत बताना है। तो 10 से लेके 30 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स जो खुद से या 1 से डिवाइड होती हैं। तो 10 के बाद पहला आ जाएगा 11, 11 के बाद 13, फिर 17, 19, 23 और 29, 30 तक ही बोला था। तो इन सभी को प्लस करके डिवाइड करना है हमें 1 2 3 4 5 6 से। ये 9 और 1 10 हो गए, 7 और 3 10 20 हो गए, 20 और 9 29 और 3 32, 32 की 2 और 3 बच गए, 3 और 1 4 5 6 7 8, 3 ये था 4 5 6 7 8 9 10 11,
112 और डिवाइड करना टोटल नंबर से, तो 6 है, डिवाइड कर देंगे हम 6 से। 6 से डिवाइड करेंगे, 1 बार 6, 5 बचे 52, तो 8 बार 48, फिर पॉइंट लगाकर 0, 40, तो 6 6 36, तो 18.66 आ जाएगा, आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है, शालू के फादर की एज 38 ईयर्स है जब शालू बॉर्न हुई थी, मतलब जब शालू का जन्म हुआ था मतलब शालू 0 ईयर्स की थी, तब उसके फादर 38 ईयर्स के थे, जबकि उसकी माँ 36 ईयर्स की थी जब उसका ब्रदर, जो कि उससे 4 साल छोटा है, जब उसके ब्रदर का जन्म हुआ तब शालू की माँ 36 ईयर्स की थी, और वो शालू से 4 साल छोटा है, मतलब अभी शालू 0 की है, तो 4 साल बाद उसका जन्म हुआ होगा, मतलब 4 साल बाद, तो उसके ब्रदर की एज हो गई 4 ईयर्स। या फिर हम 4 साल बाद का टाइम लिख लेते हैं। 4 साल बाद शालू का ब्रदर हो जाएगा 4 ईयर्स का, और शालू हो जाएगी 0, शालू हो जाएगी 4 की, हो जाएगी शालू होगी 4 की, और ब्रदर हो जाएगा 0 का, क्योंकि ब्रदर का बॉर्न अब हुआ है 4 साल बाद। ब्रदर उसका भाई हो जाएगा 0 का, और तब उसकी माँ शालू की मदर है 36 ईयर्स की, और पहले फादर 38 के थे, लेकिन 4 साल बाद जब आएंगे तो उसके फादर हो जाएंगे 38 में +4 कर दो, 38 + 4 42। तो हमें बताना है कि शालू के पेरेंट्स के बीच में एज डिफरेंस कितना है, एजेस में कितना अंतर है। पेरेंट्स ये मदर हो गई, ये फादर हो गई, इनमें कितने का अंतर है, 36 और 42, 6 ईयर्स का डिफरेंस है, तो आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स फर्स्ट। नेक्स्ट है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस दूरी दी गई है 40 किलोमीटर, ये एक पॉइंट ए हो गया और ये एक पॉइंट है बी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। एक पर्सन ए से स्टार्ट करता है सुबह 10 बजे और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ए से इस डायरेक्शन में ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है सुबह 10 बजे, और एक दूसरा पर्सन बी पॉइंट से ए की तरफ चलना स्टार्ट करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि सुबह 11 बजे स्टार्ट करता है, 11 बजे से, और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो क्वेश्चन में बताना है कि कितने टाइम बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे, एट व्हाट टाइम, किस समय पर मिलेंगे। यहाँ से चलना ए स्टार्ट करता है 10 बजे और यहाँ से बी स्टार्ट करता है 11 बजे, तो यहाँ कहीं एक पॉइंट पर बीच में ये दोनों मिलेंगे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से हम निकाल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन उसके लिए हमें पहले टाइम को सेम रखना पड़ेगा। ये 10 बजे स्टार्ट करता है और ये 11 बजे स्टार्ट करता है, तो या तो हम इसको पीछे ले जाएं या फिर इस ए को 1 घंटा आगे ले आएं। ए की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर तक चल लेता है। तो जब 10 बजे के बाद 1 घंटा हो जाएगा, मान लो यहाँ पर टाइम हो गया, अब 11 बज गए, तो 1 घंटे बाद ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 4 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस आ गया, क्योंकि स्पीड 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक जाता है ये। इसके बाद ए आ गया है, अब यहाँ पर ये ए हो गया और बी है ये, और टाइम हो गया 11 AM। अब इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, टाइम निकालना है तो टाइम को हम इस साइड ले आते हैं और स्पीड को डिवाइड में ले आते हैं, तो टाइम इक्वल टू मिल जाएगा डिस्टेंस या दूरी बटे चाल, स्पीड। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को हम जोड़ देते हैं, तो स्पीड की जगह पर रखेंगे हम इन दोनों को प्लस करके 4 और 5 9। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू हमें मिल जाएगा कि कितने टाइम पर वो दोनों मिलेंगे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, अब ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, पहले 40 थी, लेकिन ए 4 किलोमीटर तक और आगे आ गया है, तो अब कितनी बची ए और बी के बीच में, 36 किलोमीटर। 40 - 4 = 36, तो डिस्टेंस की जगह पर दूरी रखेंगे हम 36, डिवाइड में स्पीड निकाली थी 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 4 घंटे का टाइम लगेगा उन दोनों को मिलने में। 4 घंटे का टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने टाइम पर वो दोनों मिलेंगे, तो 10 बज रहे थे, उसके बाद 1 घंटा आगे गए तो 11। ये जो 4 घंटे लेना है हमें इस 11 बजे से लेना है, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच का ही टाइम निकाला है इस फॉर्मूले से। तो 11 बजे से 4 घंटे बाद 3 बज जाएंगे, वो भी PM, तो 3 PM पर वो दोनों मिलेंगे, आंसर है सेकंड। पेपर के थर्ड सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है। एंगल 1 = 120 दिया गया है इस फिगर में, ये दोनों पैरेलल लाइन से समांतर रेखाएं हैं, और एंगल 1 मतलब ये वाला एंगल दिया गया है 120 डिग्री।
तो एंगल 2 हमें फाइंड ये वाला एंगल बताना है। यहाँ पर इन दोनों समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है और ये वाला एंगल दिया गया है 120, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाला एंगल हो जाएगा या इस 120 के संगत कोण हो जाएगा ये वाला एंगल। तो ये दोनों सेम होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण बराबर होते हैं, तो जब ये 120 है तो ये भी 120 ही हो जाएगा। इसके बाद ये एक सरल रेखा, इस तरह से डायग्राम बन रहा है, सरल रेखा है और ये है 120 जो हमने इक्वल करके इससे ये निकाला है 120। ये वाला एंगल हमें निकालना है। हम जानते हैं कि एक सीधी सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 के बराबर होता है। इसका मतलब इन सभी एंगल्स का, ये सारे एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा। तो जब ये 120 है तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, 180 में से इसको माइनस कर दें, 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो आएगा 60। तो ये वाला एंगल हो गया 60 और ये क्या था इसमें, ये वाला एंगल, तो ये 60 आंसर हो जाएगा। एंगल 2 है 60 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहां से x की वैल्यू निकालना है। 2x प्लस 1 डिवाइड 3x प्लस 5 इक्वल टू 11/20। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 का 20 में, तो 20 इंटू 2x 40x हो जाएगा। फिर 1 का 20 में तो 20 इक्वल टू 3x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 3 इंटू 11 33 और साथ में x है तो 33x प्लस 5 इंटू 11 55। 33x को इस साइड ले जाएं और 20 को इस साइड लेके आएं, तो 40 में से 33 माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे, 7x इक्वल टू 55 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 और 5 में से 2 3 35। यहाँ से 7 से इसको कैंसिल कर दो 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आई 5, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। -5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है, वर्ग है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 5 25। इसके बाद इंटू -3/7 का स्क्वायर है, वर्ग है, तो -3/7 को भी हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 7 49 और मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 9 में 225 डिवाइड में 49, 225/39, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब इसको डिवाइड किया जाता है x माइनस 3y से तो क्वोशंट क्या होगा, भागफल क्या होगा। इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 7xy से 7xy प्लस 12y स्क्वायर, इसे डिवाइड करना है x माइनस 3y से। तो इसमें सबसे पहली टर्म लेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे हम इसकी पहली टर्म से x से, तो x से x कैंसिल, केवल x बचा, मतलब यहाँ पर x लिखेंगे। तो इन x माइनस 3y का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 3x का करेंगे x में, तो माइनस के 3xy। जब इनको घटाएंगे तो ये सेम सेम है, ये माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल, और यहाँ से एक माइनस का साइन आएगा तो इस माइनस को वो प्लस में चेंज कर देगा, तो माइनस के 7xy में से प्लस के 3xy घटाएंगे तो 4xy बचेंगे, लेकिन माइनस के क्योंकि 7 बड़ा है, और बाकी बचा हुआ प्लस 12y स्क्वायर। इसके बाद इसकी पहली टर्म माइनस के 4xy और x माइनस 3y की पहली टर्म डिवाइड करेंगे x से x कैंसिल, यहाँ बचा माइनस के 4y, तो माइनस का 4y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3y में। सबसे पहले x का करेंगे माइनस के 4y में, तो माइनस के 4xy। इसके बाद माइनस के 3y का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4y में, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 इंटू 4 12 और y इंटू y स्क्वायर। इसके बाद घटाएंगे, माइनस करेंगे तो एक माइनस आएगा, माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, और माइनस एक और आएगा तो प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, माइनस की और प्लस की कैंसिल हो जाएंगी, और ये भी सेम है, प्लस की माइनस की तो कैंसिल हो जाएंगी। रिमाइंडर या शेषफल बचा 0 और क्वोशंट या भागफल है x माइनस 4y। आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, फिर डिवाइड का साइन है तो हम डिवाइड में लिखेंगे k प्लस 2। तो या तो हम इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसमें हम देखें कि k है नीचे और ऊपर k स्क्वायर हो रहा है,
और 2 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये इसका स्क्वायर हो रहा होगा। अगर हम k प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलकर देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर में पहले k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू a और b मतलब 2k, 2 और 2 4, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 ही मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a की जगह पर था k और b की जगह पर था 2, तो यहाँ से हमें k प्लस 2 का होल स्क्वायर की जगह पर वैल्यू क्या मिल गई, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। तो हम ये क्वेश्चन में दिया गया है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, इसकी जगह पर हम k प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में ये k प्लस 2 था ही, ये k प्लस 2 का स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, k प्लस 2 इंटू में एक बार और k प्लस 2, और डिवाइड में ये एक k प्लस 2 था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अकेला k प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा k प्लस 2 थर्ड। या फिर अगर हमें इसे ऐसे नहीं देखना है तो हम पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, इसमें हमें डिवाइड करना है k प्लस 2 से। तो इसमें क्वोशंट या भागफल निकालने के लिए इसकी पहली टर्म k स्क्वायर में डिवाइड करेंगे हम, इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे k से, तो k स्क्वायर है और k है, तो एक k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर केवल k, तो k इस k में मल्टीप्लाई करेंगे हम k प्लस 2 का, तो k में k का मल्टीप्लाई k स्क्वायर और k में 2 का मल्टीप्लाई तो प्लस 2k, माइनस करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम वैल्यूज हैं, प्लस और माइनस की कैंसिल हो जाएंगी, प्लस का 4 है माइनस का 2 है, तो एक 2 बचेगा लेकिन प्लस का ही बचेगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, और 2k बाकी बचा हुआ प्लस 4। फिर से इसकी पहली टर्म 2k और इसकी पहली टर्म डिवाइड करेंगे k से k कैंसिल, बचा 2 मतलब k प्लस 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे k प्लस 2 में करेंगे, 2 का इंटू k में, तो 2k प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4, माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, सेम सेम वैल्यूज हैं, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, शेष वाले रिमाइंडर बचा 0 और क्वोशंट या भागफल आ गया k प्लस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा k प्लस 2 थर्ड। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दिया गया है 16,000 और इस पर प्रॉफिट हो रहा है 9% का, कॉस्ट प्राइस इतनी थी, प्रॉफिट हुआ 9% का, मतलब कितने में सेल किया होगा, 100 में 9 को जोड़ दो तो 109% में, तो इसका हम 109% निकाल दें, इतने में ही बेचेगा, और परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अलग से 9% निकाल कर जोड़ दें, ये निकाल रहे हैं हम सेलिंग प्राइस, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 109 का मल्टीप्लाई करेंगे 160 में, तो लास्ट में तो एक जीरो मिलेगा, जो कि जीरो हमें सारे ऑप्शंस में मिल रहा है। इसके आगे 16 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो लास्ट में 4 मिलेगा, तो 4 ऑप्शन में देखते हैं, ये वाला कैंसिल, 4 जीरो हमें तीनों ऑप्शन से मिल रहा है, 16 इंटू 9 144 होता है, तो एक 4 और आ जाएगा, तो 44 हम देखते हैं, एक ये वाला हो सकता है और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो सकता है आंसर, एक सेकंड वाला और थर्ड वाला कैंसिल, और 16 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 16 पहले से एक बचा हुआ है, तो 16 और 1 17, तो 17440 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 120 और इसका एक डायगोनल एक विकर्ण दिया गया है 20, तो दूसरा वाला डायगोनल या विकर्ण क्या होगा। एरिया ऑफ रोम्बस या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, d1 क्या है पहला विकर्ण और d2 है दूसरा विकर्ण, इसमें हम वैल्यूज रखेंगे, क्षेत्रफल दिया गया है 120 इक्वल टू 1/2 इंटू पहला विकर्ण 1 डायगोनल दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो d1 की जगह पर 20 इंटू दूसरा निकालना है तो हम d2 ही लिख देते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10, 0 से ये 0 कैंसिल, तो d2 इक्वल टू क्या मिल गया 12, तो दूसरा विकर्ण आ गया 12 सेंटीमीटर, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है इसको सॉल्व करना है, दो फॉर्मूले हमने देखे थे कि जब भी बेस समान हो, आधार समान हो और जब मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर्स जुड़ जाती हैं, तो पावर क्या है m और n,
m प्लस n हो जाएंगी, और जब ये डिवाइड में होते हैं, आधार समान हो और डिवाइड में हो, तो इनकी पावर्स घट जाती हैं, m माइनस n हो जाएगा। सेम यही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर 5 डिवाइड का साइन है 2 की पावर 8। यहाँ पर डिवाइड है और आधार समान है, बेस समान है, तो इनकी पावर्स घट जाएंगी, लेकिन आधार तो वही रहेगा जो पहले था, तो बेस है 2 और इनकी पावर्स घट जाएंगी, तो 5 माइनस 8 हो जाएगा। 5 माइनस 8 3 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है। 5 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। इसके बाद फिर से डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड 2 की पावर माइनस 7। अब यहाँ पर फिर से आधार समान है, बेस समान है, तो बेस तो वही रहेगा और जो पावर्स हैं वो घट जाएंगी, तो -3, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर एक -7 और है, तो ब्रैकेट में -7, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 7, ये हो जाएगा 2 की पावर -3 में से 7 4 बचेगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16। आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है, इन सभी क्वाड्रिलेटरल में से जो ऑप्शन में दिए गए हैं, इन सभी में से इनमें से किसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, या किसके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री। पहला है समलंब ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इस तरह का होता है समलंब, इसमें इसके विकर्ण मतलब ये एक विकर्ण हो गया और ये एक विकर्ण हो गया, तो ये दोनों 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ये हो गया इसका पहला विकर्ण, पहला डायगोनल, और ये हो गया दूसरा, तो ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल। थर्ड है काइट। काइट मतलब एक पतंग, ऐसा बनता है इसका शेप, तो ये हो गया इसका पहला विकर्ण और ये हो गया इसका दूसरा विकर्ण, तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। ये सभी 90 डिग्री के एंगल्स होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। नेक्स्ट है, एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज को बनाने के लिए कितने मेजर्स या पैमानों की आवश्यकता होगी। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, तो ये हो गया एक क्वाड्रिलेटरल। तो इसे बनाने के लिए टोटल कितने मेजर्स या कितने पैमाने लगते हैं। मिनिमम 5 मेजर्स लगते हैं या 5 पैमाने लगते हैं। टोटल कितने होते हैं, 10। अब ये 10 क्या क्या हो गए, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनाने के लिए क्या क्या लगता है। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, मतलब 4 साइड्स लगती हैं या 4 भुजा। इसके बाद एक एंगल, दूसरा एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, मतलब 4 एंगल लगते हैं, 4 कोण लगते हैं, ये एंगल हो गए। इसके अलावा इसमें 2 विकर्ण भी लगते हैं या 2 डायगोनल, तो 2 डायगोनल्स हो गए। इस तरह से 8 और 9 10, टोटल 10 मेजरमेंट्स लगती हैं, 10 पैमाने लगते हैं। लेकिन यह बोला है चतुर्भुज को बनाने के लिए किन की जरूरत होती है, तो मिनिमम 5 मेजर्स होने चाहिए, 5 पैमाने होने चाहिए। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है और हाइट और ऊंचाई बतानी है, और इसका टोटल सरफेस एरिया 126 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है 126। घनाभ आयत से बनता है, रेक्टेंगल से बनता है। ये 2 आयत हमने बना लिए। ये इसकी लंबाई हो गई, लंबाई मान लेते हैं कि a है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ब्रेड्थ हो गई b, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट। लंबाई दी गई है 6 और ब्रेड्थ दी गई है 5, हाइट हमें निकालना है। टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में है इसके साथ में 2 इंटू a इंटू बी प्लस b इंटू सी। हाइट को या ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि c है, इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसे हम मान लेते हैं कि h है, प्लस c इंटू ए। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें टोटल 6 फेस होते हैं, तो हर एक फेस का क्षेत्रफल, हर एक फेस का एरिया निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो भी इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। क्षेत्रफल दिया गया है 126, तो a की जगह पर 126 इक्वल टू 2 इंटू ए क्या था, लंबाई, लंबाई है 6 इंटू चौड़ाई है 5, प्लस b क्या है, चौड़ाई 5 इंटू सी, हाइट थी तो वो हमने h मानी है, तो 5h प्लस c की जगह पर h
और a इसकी लंबाई है तो है 6, h इंटू 6। 2 से इसको हम यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, 2 6 12, 2 3 6, तो 63 इक्वल टू 6 इंटू 5 30 प्लस ये 5h प्लस 6h। इस 30 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो 63 में से 30 माइनस हो जाएगा, 33 बचेंगे इक्वल टू 6 और 5 11, 11h। 33 को 11 से कैंसिल कर देंगे 3 बार, तो हाइट आ जाएगी या h इक्वल टू मिल जाएगा 3। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। रेडियस है त्रिज्या यहाँ पर दी गई है 3, और यहाँ पर पाई की वैल्यू हम रखेंगे नहीं क्योंकि ऑप्शंस में पाई खुद दिया गया है साथ में, तो पाई की जगह पर पाई, आर की जगह पर 3 रखेंगे, 3 और 3 9, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 9 पाई, आंसर सेकंड। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है इतने रुपए पर, और यहाँ पर रेट किस पर कैलकुलेट करना है, सेमी एनुअली या फिर अर्धवार्षिक में। अर्धवार्षिक में रेट आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। तो रेट है यहाँ पर 12, तो 12 का आधा हो जाएगा 12/2 6%, 6% की रेट से, और टाइम था 1 कंप्लीट 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3, टाइम आ जाएगा 3/2, और इसका डबल करेंगे तो इंटू में 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, टाइम आ जाएगा 3 ईयर्स। इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर टाइम 3 साल दिया गया है तो हर एक साल के लिए हम इंटरेस्ट या ब्याज निकालेंगे और सभी को प्लस कर देंगे। तो सबसे हम पहली साल के लिए रेट लगा रहे हैं। रेट लगाना है 5000 पर 6% की, तो 6 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 इंटू 6 3, 30 और 300। ये पहले साल के लिए हो गया। दूसरे साल के लिए करेंगे तो फिर से यही रेट 6% इस पर लगेगी, तो फिर से 300 आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, रेट पर भी रेट लगा देते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट आया था पहले साल के लिए उस पर हम फिर से 6% की रेट लगाएंगे। तो 300 पर हम 6% लगाएंगे, 6 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 इंटू 3 18। फिर हम तीसरी साल के लिए देखेंगे तो सबसे पहले जो मेन अमाउंट था उस पर 5000 पर लगेगी, तो 300 ही आएगा। फिर पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट लगा था उस पर फिर से रेट लगाएंगे, तो 300 का 6% निकालेंगे तो 18 आएगा। फिर दूसरे साल का 300 था, इस पर फिर से 6% लगाएंगे तो एक और 18 आ जाएगा, और इस 18 पर भी हम 6% की रेट लगाएंगे। डिवाइड 100 यह आ जाएगा 108, और 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे 1.08। ये इंटरेस्ट आ गया, तीनों साल के लिए ब्याज आ गया। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो 3 900, और 18 3 बार 54 हो जाएगा, और 1.08 को भी प्लस करेंगे तो 1.08, यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 0 ऐड करेंगे 8, ये 0 5 5 और 9, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 955.08, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। ये 3 है, क्यूब रूट है, घनमूल है 2.744। सबसे पहले हम पॉइंट भूल जाते हैं, यह है 2744, तो 2744 का घनमूल क्या होता है, 14। इसके बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट जितने भी नंबर के बाद पॉइंट लगा होता है 4 4 और 7, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो इन 3 नंबर्स में हम डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 1। तो एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे जो रिजल्ट हमें मिला है, तो 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1.4, आंसर हो जाएगा 4th। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो उसमें डिवाइड करेंगे 3 से, और उतने ही नंबर के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट है, 11 प्लेयर्स के स्कोर दिए गए हैं, ये सारे नंबर्स, तो हमें एवरेज बताना है, औसत निकालना है, तो इन सभी को प्लस करके कुल संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है 52 63 20 0, उसके बाद 47 81 30 और 40, 30 और 40 को हम 70 लिख देते हैं, और 71 और 3 को हम 74 लिख देते हैं। 7 और 3 10 12 13 13 और 4 17 की 7 1 बचा, 6 और 6 12 13 14 और 4 18 18 और 8 26,
और 7 और 7 14 होते हैं। सबसे पहले हम 10 जोड़ लेते हैं 36 और 4 और जोड़ देंगे तो 40। 407 सम आ गया। अब इसमें हमें डिवाइड करना है कुल संख्या से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 3 बार 33 7 बचे 7 बार 77। तो आंसर हो जाएगा 37 फोर्थ ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 3 सितंबर की शिफ्ट 1 का। थैंक यू।